हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका यूपी पीएससी का सिलेबस। हम इसमें पढ़ रहे हैं जो टाउन प्लानिंग का सिलेबस है। दोस्तों, पहली बार अगर चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक है उस टेलीग्राम पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ और क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड कर सकूँ। आज हम जो हमारा सिलेबस है उसका छठा जो पार्ट है उसका ये सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम यूटिलिटीज़ एंड अर्बन सर्विसेज प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं, यूटिलिटीज़ एंड अर्बन सर्विसेज प्लानिंग, वाटर सप्लाई सिस्टम, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, स्टॉर्म वाटर सिस्टम, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ सैनिटेशन एंड सीवर सिस्टम, ये 4 टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे आज। दोस्तों, लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, तो प्लीज़ आप इस लेक्चर में बैठिए, क्योंकि मुझे आपका कोर्स थोड़ा जल्दी कराना है, थोड़ा फास्ट कराना है। इसलिए मैं अपने सिलेबस को थोड़ा सा बड़ा जो है वीडियो अब बनाऊंगा आपके लिए, और ताकि हमारा सिलेबस जो है फटाफट हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। यूटिलिटीज़ एंड अर्बन सर्विसेज प्लानिंग। Utilities and urban service planning is a critical aspect of human development and management. It involves the design, previous maintenance, essential services and infrastructure that supports urban area, ensuring well-being and quality of life for residents. These services encompass a wide range of area essential for urban sustainability. Here are some key elements of utilities urban services. तो जो अर्बन सर्विसेज होती है, जो यूटिलिटीज़ होती है, जो हम डेली यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बात करते हैं वाटर सप्लाई की, है ना। अगर आपके पास प्रॉपर वाटर जो है, पानी, गुड क्वालिटी का पानी अगर आपको हर जगह पर अवेलेबल नहीं होगा तो वहाँ के लोगों को परेशानी होगी और रहने में दिक्कत होगी। इससे क्या होगा, हमारा जो अर्बन एरिया है उसका स्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं वो बिगड़ने लगेगा। तो हमें उसके लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है देखिए। सबसे पहला आता है वाटर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्लानिंग फॉर रिलायबल सेफ वाटर सिस्टम इन्वॉल्व सोर्सिंग, ट्रीटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेनेंस एंड वाटर सोर्सेज। दिस इंक्लूड प्लानिंग फॉर पोर्टेबल वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज। तो आपकी सिटी के अंदर पानी जो है किसी लेक से, किसी से, वो कहाँ से आपको पानी लेना है, उसे कहाँ पर जो है मतलब बोल सकते हैं कि उसका ट्रीटमेंट करना है, और किस सोर्स के थ्रू उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके घरों तक आएगा, है ना, आपके घरों तक आएगा। ये सारा का सारा जो प्लानिंग है ना, वो हमें करनी होती है। किस टाइम पर हमें पानी देना होता है, साथ ही साथ जो बाढ़ का पानी आ रहा है किसी कारण से, तो वो डैम है, डैम के थ्रू कहाँ से वो पानी वाटर सप्लाई निकलेगा, कौन सी नहर से वो पानी निकलेगा, ये मैनेजमेंट भी हमें ही करना होता है। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की अगर बात करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर आर क्रूशियल फॉर पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अर्बन सर्विस प्लानिंग शुड इंक्लूड द डिजाइन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सीवेज सिस्टम एंड ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो जो सीवेज, जो गंदा पानी डेली के डेली जो सीवर से, जो नालों से हमें निकलता है, उस पानी का जो है वो ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़्यादा मात्रा में फैलेगा तो वो ओडोर पैदा करेगा, बदबू पैदा करेगा, बीमारियां पैदा करेगा, मच्छर पैदा करेगा। तो उसका मैनेजमेंट भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना पड़ता है। अगला है इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर सप्लाई। प्लानिंग फॉर रिलायबल एंड इफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एसेंशियल फॉर अर्बन डेवलपमेंट। दिस इंक्लूड द डिजाइन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पावर ग्रिड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। तो हमारी सिटी के अंदर कहाँ पर, जो आपने देखे होंगे आपकी सिटी के अंदर बड़े बड़े पावर स्टेशन होते हैं, पावर ग्रिड्स होते हैं, तो बिजली की सप्लाई मेन वहाँ से होती है, और वहाँ से जो है वो बिजली की सप्लाई पूरी सिटी के अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बिजली की सप्लाई है पूरी सिटी के अंदर कैसे होगी, उसका मेंटेनेंस करना है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहाँ कहाँ होंगे, कहाँ पे थंबे होंगे, ये सारा का सारा भी हमें प्लान करना पड़ता है। अगला है गैस सप्लाई, है ना। मेनी अर्बन एरियाज रिलाई ऑन नेचुरल गैस फॉर हीटिंग, कुकिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अर्बन सर्विस प्लानिंग शुड इंश्योर सेफ एंड इफिशिएंट गैस सप्लाई नेटवर्क। तो आजकल जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो हो गई है, वहाँ पर क्या हो गया है कि आपको जो गैस है वो पाइपलाइन के थ्रू आपके घरों में पहुँचा दी जाती है ना। अब सीधे धीरे धीरे जो टायर 2 है, टायर 3 सिटीज़ है, वहाँ पर भी ये चीज़ें होने लगी। अभी हमें जो गैस मिलती है वो सिलेंडर के थ्रू मिलती है, उसका यूज़ हम कुकिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए करते हैं, गर्म करने के लिए। तो ये जो गैस सप्लाई है वो कैसे होगी, ये भी आपको इंश्योर करना पड़ता है। टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडबैंड इन द डिजिटल एजेस, access to reliable telecommunication broadband infrastructure is crucial for both residents and business. Planning should include the expansion and maintenance of these networks. तो पहले की तारीख में, जैसे थोड़ा सा पहले अगर हम जाएं तो आपने देखे होंगे कि टेलीफोन के वायर भी थंबे पर होते थे, उसके वायर जाते थे एक घर से दूसरे घर में, है ना। तो उससे वो लास्ट में जाके टेलीफोन जो अपना डिब्बा होता था इस टाइप का, जिसमें बटन होते थे और साइड में फ़ोन होता था, वहाँ पर वो जुड़ जाता था। आपके घरों में जो बोल सकते हैं ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं, उसके लिए भी आपको तार की ज़रूरत होती है, थंबे की ज़रूरत होती है ना। तो वो सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल डिजाइन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसेंशियल फॉर रिड्यूसिंग द ट्रैफिक कंजेशन, एयर पोल्यूशन एंड इंप्रूव मोबिलिटी। अगर आप आपकी सिटी में चाहते हैं कि आपकी सिटी में जो जाम है ना, जाम जो है वो कब से कम लगे, है ना, कंजेशन कम से कम हो, तो वहाँ पर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपको किस मुद्दे में, आपको सिटी बस इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, उनके लिए अलग लेन बनानी पड़ेगी। आपने BRTS का नाम सुना होगा, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, आगे पढ़ेंगे हम हमारे सिलेबस में। तो सिटी जो है अब वहाँ पर आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, अलग अलग नोट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे बस स्टॉप के लिए, है ना, और फ्रीक्वेंसी ऑफ बस भी आपको देखनी पड़ेगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, छोटी बस, जैसे बॉम्बे में मेट्रो रेल नेटवर्क से, दिल्ली में मेट्रो रेल नेटवर्क से, लोकल रेल नेटवर्क से, पेडेस्ट्रियन का पाथवे है, बाइसिकल लेन से, ये सब भी हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। अगला आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी के अंदर। तो प्लानिंग फॉर कलेक्शन, रिसाइलिंग, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इज क्रिटिकल टू मेंटेन अर्बन क्लीनलीनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। दिस इंक्लूड डिजाइनिंग लैंडफिल साइट्स एंड रिसाइकलिंग प्रोग्राम। तो जो डेली वेस्ट निकलता है कहाँ से, हाउसेस से, है ना, इंडस्ट्री से, उस सब वेस्ट को आपको कलेक्ट करना है और उसका जो है अच्छे से उसको मैनेज करना है। जो जलाने योग्य है उसको जलाना है, जिसे ज़मीन के अंदर दफनाना है उसे जमाना है, और जो वेस्ट ट्रीट हो सकता है उसको ट्रीट करना है। सारे के सारे काम हमें करने पड़ेंगे। अर्बन हेल्थ केयर सर्विसेज, प्लानिंग फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज इंश्योरिंग अर्बन एरियाज हैव एडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, क्लिनिक एंड इमरजेंसी सर्विसेज। तो अगर अर्बन हेल्थ केयर सर्विसेज की मैं बात करूं तो जो प्लानिंग होनी चाहिए वो इस टाइप से होनी चाहिए कि आपके एरिया में इजीली हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल हो। घर से 2 किलोमीटर दूरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोई प्राइमरी जो स्वास्थ्य केंद्र है, और 5 किलोमीटर से ज़्यादा जो मेन स्वास्थ्य केंद्र है वो 5 किलोमीटर से दूर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए आपको ज़मीन देनी पड़ेगी, स्कूल कॉलेजेस है ना, उनको एजुकेशनल नीड्स और अर्बन पॉपुलेशन की नीड्स, जो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा स्कूल्स की जरूरत पड़ेगी, कॉलेजेस की जरूरत पड़ेगी। तो उस रेशो के अकॉर्डिंग हमें स्कूल और कॉलेजेस के लिए ज़मीन अलॉट करनी पड़ेगी, ओपन करवाने पड़ेंगे। पब्लिक सेफ्टी एंड इमरजेंसी सर्विसेज, अर्बन सर्विसेज प्लानिंग शुड इंक्लूड दी फायर डिपार्टमेंट्स, पुलिस सर्विस, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ रेजिडेंट्स। तो जो लोग अर्बन एरिया में रह रहे हैं उनके लिए हमें पुलिस सर्विसेज, फायर डिपार्टमेंट, उनकी सेफ्टी के लिए भी हमें प्लान करना पड़ेगा। पार्क्स एंड रिक्रिएशन, दोस्तों अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और बोर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहे और थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपके लिए काम करूं। पार्क्स एंड रिक्रिएशन, प्रोवाइडिंग रिक्रिएशनल स्पेसेस एंड पार्क्स फॉर वाइटल फॉर अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ। प्लानिंग शुड इंक्लूड द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन स्पेस एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, है ना। पार्क्स और रिक्रिएशन एरिया हमें जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए प्रोवाइड करने पड़ेंगे। स्ट्रीट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेटर होना चाहिए, स्ट्रीट लाइटिंग होनी चाहिए, रोड का मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए, है ना, और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए अर्बन एरिया के अंदर। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें तो अर्बन सर्विस प्लानिंग शुड प्रायोरिटाइज इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्लानिंग इंक्लूडिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड मेजर्स रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। तो आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप वहाँ पर जो है कार्बन फुटप्रिंट, जो गैसेस का जो इमिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन गैसेस का जो इमिशन है वो एनवायरनमेंट में मिनिमम से मिनिमम हो। मैक्सिमम आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो वाटर सोर्स हो गया, जो आपका सन हो गया, इसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योरिंग दैट द नेसेसरी फंड्स आर अवेलेबल फॉर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ दी सर्विसेज इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ अर्बन सर्विसेज प्लानिंग। तो सबसे पहला जो है मनी, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि पैसा जो है उसकी प्लानिंग भी आपके डिपार्टमेंट में होनी चाहिए कि जो रोड खराब हो गए, जो स्ट्रीट लाइट खराब हो गई है, उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसका काम करवा सकते हैं। लैंड यूज प्लानिंग की अगर मैं बात करूँ, लैंड यूज प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेटिंग द लैंड यूज प्लानिंग विद सर्विस प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज आर कन्वीनियंटली लोकेटेड एंड एक्सेसिबल फॉर रेजिडेंट्स। स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स की बात करूं, मेनी सिटीज आर इंप्लीमेंटिंग स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजीज टू इंप्रूव इफिशिएंट एंड क्वालिटी ऑफ अर्बन सर्विसेज। दिस में यूजिंग डेटा टेक्नोलॉजी फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी, ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रिसोर्स कन्वर्जन। तो हमें लैंड यूज प्लानिंग जो है हमारी वो बेटर होनी चाहिए। लैंड यूज के बाद हमें स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स जो होते हैं वो हमें प्रॉपर लेना चाहिए। मैंने बताया ना आपको कि डेटा ड्रिवन आजकल हम जो काम करने लगे हैं वो कौन सा करने लगे हैं, डेटा ड्रिवन। की डेटा सजेस्ट कर रहा है कि ये करना है तो करना है। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है, आप भी कोई भी डेटा से हम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। आप जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइप का वीडियो जो है आप आपके मोबाइल में एक रील या एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं या यूट्यूब वीडियो देखते हैं, तो उसी टाइप के वीडियो यूट्यूब आपको रिकमेंड करता है। तो ये सारा का सारा जो है वो डेटा की ताकत होती है कि इस व्यक्ति को इस पर्टिकुलर टाइप का डेटा इतने मिनट तक ये जनरली देख रहा है।
अब हम बात करते हैं आगे वाटर सप्लाई सिस्टम की। वाटर सप्लाई सिस्टम जो है यूटिलिटीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। दोस्तों अभी तक आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा आपको बोलता नहीं हूँ, ठीक है। A water supply system is a network of infrastructure, facilities, process designed to provide a reliable and safe source of clean potable to communities, industry and household. A well-designed water supply system is essential for public health, economic development and overall quality of life. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जो भी वाटर सिस्टम है आपकी सिटी का वो वेल डिज़ाइंड होना चाहिए, पब्लिक के ईजिली पब्लिक तक पहुंच पाए और उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो बेस्ट वाटर है वो आपको पब्लिक आपकी जो है वो प्रॉपर आपको मिलता रहे। हियर आर की कंपोनेंट्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ टिपिकल वाटर सप्लाई सिस्टम। कुछ की कंपोनेंट्स है। पहला है सोर्स वाटर। सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स वाटर की कि पानी हमें कहाँ से लेना है। सोर्स वाटर इज द ओरिजिन ऑफ वाटर सप्लाई। इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज सरफेस वाटर, रिवर, लेक्स, रिजर्वायर, ग्राउंड वाटर और डिसैलिनेशन फॉर कोस्टल एरिया। सोर्सेज वाटर सप्लाई इज क्रिटिकल कंसिडरेशन एज अफेक्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो अब आप जो सोर्स का वाटर ले रहे हैं, है ना, अब जो भी सोर्स का आप वाटर ले रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस वैसे ही होता है। अगर मान लीजिए आपका एरिया जो है सी के पास में, समुद्र के पास में है, या आपके यहाँ पर कोई बड़ी रिवर है, ठीक है, या आपके यहाँ पर कोई नॉर्मल पॉन्ड है, ठीक है, आप वहाँ से वो पानी पीने योग्य पानी लेते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हर एक पानी का अलग ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। आपको वो प्रोसेस अपनाना पड़ेगा ताकि जो आपका पानी है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। दूसरा, इनटेक स्ट्रक्चर। इन केस ऑफ सरफेस वाटर सोर्सेज एन इंडस्ट्री इज यूज्ड टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द सोर्स। इट इज ऑफन इंक्लूड स्क्रीन्स एंड अदर मैकेनिज्म टू रिमूव डेब्रिज एंड लार्ज पार्टिकल्स। तो आप क्या करते हैं कि डेब्रिज और लार्ज पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए एक इनटेक स्ट्रक्चर बनाते हैं जहाँ से पानी जो है, जो सरफेस वाटर है या जो ग्राउंड वाटर है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ पढ़ाई करनी है और राजस्थान जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर का एग्ज़ाम भी देना है, आप दे सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पर ही एनवायरमेंटल इंजीनियर के वीडियो देख सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें, वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योरीफाइंग एंड डिसइंफेक्टिंग द वाटर टू मीट रेगुलेटरी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स। द ट्रीटमेंट प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व्स कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो ये ट्रीटमेंट प्लांट होता है, उसमें सबसे पहले आप स्क्रीनिंग करते हैं, बड़े पार्टिकल हटाते हैं, फिर कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन करते हैं। कोगुलेशन फ्लोकुलेशन में क्या करते हैं अपन, एलम जो होता है, अपनी फिटकरी जो होती है वो उसके अंदर मिला देते हैं, जिससे उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो बड़े हो जाते हैं। फ्लोकुलेशन में क्या करते हैं, आप उसको थोड़ा वाटर को घुमाएंगे तो जो बड़े बड़े पार्टिकल आपस में चिपक जाते हैं, फिर वो सेटल्ड हो जाते हैं। फिर हम उसका फिल्ट्रेशन करते हैं, है ना, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन और स्लो सैंड फिल्ट्रेशन के माध्यम से, है ना, रैपिड और स्लो, ये याद रखना है आपको, रैपिड और स्लो सैंड फिल्ट्रेशन के माध्यम से। फिर हम उसका डिसइंफेक्शन करते हैं। डिसइंफेक्शन में हम क्लोरीन का यूज़ कर सकते हैं, क्लोरामीन का यूज़ कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से हम ट्रीटमेंट प्लांट में करते हैं। जो ट्रीटेड वाटर है इज ऑफन स्टोर्ड इन रिजर्वायर और टैंक टू प्रोवाइड द कंसिस्टेंट सप्लाई। आपके यहाँ पर आसपास आपने एक पानी की टंकी देखी होगी, येलो कलर की, है ना, इस टाइप की ऊपर से एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंदर हम पानी का जो है वो स्टोर करते हैं ताकि हम उसको ऊपर से जो है ग्रेविटी फ्लो के थ्रू दूसरी जगह पर सप्लाई कर सकें। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ पाइप्स, वाल्व्स, पंप्स दैट ट्रांसपोर्ट ट्रीटेड वाटर फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लांट टू कंज्यूमर्स। तो आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो है नलों के थ्रू पानी आता है ना, नलों के थ्रू पानी आता है। इट इन्वॉल्व्स मेन, सबमेन एंड सर्विस लाइन दैट कनेक्ट टू होम्स एंड बिजनेस। तो ये क्या करते हैं, होम और बिजनेस को कनेक्ट करते हैं। पंपिंग स्टेशन की बात करूँ, पंपिंग स्टेशन आर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड विद इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू मेंटेन एडिक्वेट वाटर प्रेशर एंड फ्लो। Pumps are used to push water through the system, especially when it needs to be delivered to the area at higher elevation. तो पंपिंग स्टेशन जो है हम जनरली कहाँ पर लगाते हैं, हायर स्टेशन पर लगाते हैं, ताकि जो है एडिक्वेट वाटर प्रेशर जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो मेंटेन हो सके। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग की अगर मैं बात करूं, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ वाटर क्वालिटी थ्रू आउट द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट वाटर रिमेन्स सेफ एंड मीट्स रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। पैरामीटर सच एज पीएच, टर्बिडिटी, रेजिडुअल डिसइंफेक्ट्स, बैक्टीरिया काउंट्स टिपिकली मॉनिटर्ड। तो वाटर की क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर क्या बैक्टीरिया है, कितना डिसइंफेक्टेंट हमें जो रेजिडुअल, जैसे क्लोरीन आप यूज़ करते हो ना,
क्लोरीन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर जो है रेजिडुअल क्लोरीन बच जाती है। अब वो रेजिडुअल क्लोरीन जो बच गई तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है ना। इस टाइप से हम जो है बैक्टीरिया जो होते हैं, पीएच कैसी है, उसकी टर्बिडिटी कैसी है, टर्बिडिटी की भी लिमिट होती है कि 500 NTU के अंदर ही अंदर होनी चाहिए। पीएच जो है मैंने आपको बताया कि 6.5 से 8 तक होता है ड्रिंकिंग वाटर का पीएच, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और पीएच 6.5 से कम नहीं होना चाहिए। वाटर स्टोरेज टैंक्स जो है, एलिवेटेड ग्राउंड लेटर वाटर स्टोरेज टैंक्स आर यूज्ड टू स्टोर वाटर विद इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। Elevated tank assist maintaining adequate pressure while ground level tank help manage water during periods of high demand। दोनों टाइप के टैंक्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, जो जमीन पर हो और जो एलिवेटेड मतलब हाइट पर हो। हाइट वाट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ऊपर से प्रेशर देते हैं, और एक आपने देखे होंगे कम्युनिटी के कुछ वाटर सोर्सेज होते हैं, छोटे छोटे टैंक्स होते हैं एक लोकल एरिया में, ताकि वो भर देते हैं जिससे लोकल एरिया के जो लोग हैं वो पानी पी सकें छोटे एरिया पे। वाल्व एंड हाइड्रेंट्स, वाल्व्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो एंड डायरेक्शन of water within the distribution system, while fire hydrants provide access to point for fire fighting and emergency situation। तो वाल्व्स और हाइड्रेंट्स होने चाहिए। अचानक से अगर मान लीजिए कहीं पर आग लग जाए तो उस जगह पर हाई प्रेशर वाल्व्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, जिसकी से कारण जल्दी से हम उस पानी को पहुंचाकर उस पर कंट्रोल पा सकें। Cross connection control measures are in place to prevent contamination of water supply by backflow from consumers plumbing system। This is especially important for ensuring water quality and safety। तो जो सेफ्टी कनेक्शंस जो होते हैं वो क्रॉस कनेक्शन होने चाहिए, ताकि कहीं से बैक वाटर आ जाए तो उसको हम इजीली मैनेज कर सकें। इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड रेजिलेंस, वाटर सप्लाई सिस्टम आर डिजाइन्ड दैट विद इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड रेजिलेंस इन माइंड। प्लानिंग फॉर नेचुरल डिजास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स एंड अदर इमरजेंसीज इसेंशियल टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज। तो अचानक से मान लीजिए बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई तो उससे आपका पानी जो है, जो ग्राउंड वाटर है, जो आपका ट्रीटेड वाटर है, वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इस टाइप से आपका कुछ इमरजेंसी रिस्पॉन्स और रेजिलेंस प्लान जो है वो एक्टिव होना चाहिए। वाटर क्वालिटी एंड टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग आपकी हमेशा होनी चाहिए। रेगुलर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट वाटर मीट्स हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। द रिजल्ट्स आर मेड अवेलेबल टू पब्लिक एंड रिलेवेंट अथॉरिटीज़। जो भी रिलेवेंट अथॉरिटीज़ है उनके लिए रिजल्ट्स हमेशा अवेलेबल होने चाहिए, उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए टाइम टू टाइम। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। रेगुलेटरी कंप्लाइंस, वाटर सप्लाई सिस्टम्स आर सब्जेक्टेड टू लोकल, स्टेट एंड नेशनल रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स। कंप्लाइंस विद दीज रेगुलेशन इज क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग एंड सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर। तो हर एक वाटर की क्वालिटी होती है, जैसे TDS का आपने नाम सुना होगा, TDS 500 से नीचे होना चाहिए, 500 पार्ट पर मिलियन से। पीएच जो है 6.5 से 8 के बीच में होना चाहिए। टर्बिडिटी जो है वो 2000 से कम होनी चाहिए। इस टाइप से हम चीज़ें उसमें देख सकते हैं। कंज्यूमर आउटरीच एंड एजुकेशन, मैनी वाटर सप्लाई सिस्टम एंगेज इन कस्टमर आउटरीच एंड एजुकेशन टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन, इन्फॉर्म कस्टमर्स अबाउट वाटर क्वालिटी एंड एनकरेज रिस्पॉन्सिबल वाटर यूज़। तो हमें रिस्पॉन्सिबल वाटर यूज़ का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे साथ बने हुए हैं और आप इंटरेस्टेड हैं UPPSC क्लियर करने के लिए, तभी आप मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब बनता है, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह से मोटिवेट होता रहूँ और आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। अगला जो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर हमारा जो वाटर सप्लाई सिस्टम्स है, जो टेक्निक्स हैं, इसके अंदर हम बात करेंगे सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल रेफर्स टू द सिस्टमेटिक मैनेजमेंट एंड फाइनल डिपोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल जनरेट्स बाय हाउसहोल्ड, बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशन। प्रॉपर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल इज इसेंशियल टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। तो जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है हमारे यहाँ से, उस वेस्ट को हमें जो है प्रॉपर ट्रीट करना है, ताकि हम क्या कर सकते हैं कि एक सेकंड दोस्तों, है ना, हाँ ठीक है दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सॉलिड वेस्ट जो है हमारा प्रॉपर ट्रीट होना चाहिए। एक सेकंड। द एनवायरमेंट एंड द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, द मेथड्स ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल वेरी, दे इंक्लूड द फॉलोइंग। तो मैं बता रहा था आपको, जो भी हमारा हाउसेस से, घरों से जो हमारा सॉलिड वेस्ट निकलता है, उस सॉलिड वेस्ट को हमें क्या करना है, पहले कलेक्ट करना है, ठीक है। अब उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, हम उसे इंसरनेशन मतलब जला सकते हैं, उसको लैंडफिल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं अलग अलग ट्रीटमेंट प्लांट में। लैंड फिलिंग की बात करूं, लैंड फिलिंग्स आर इंजीनियर्ड साइट्स वेयर सॉलिड वेस्ट इज डिपॉजिटेड इन लेयर्स एंड कॉम्पैक्टेड टू मिनिमाइज इट्स वॉल्यूम। मॉडर्न लैंडफिल्स आर डिजाइंड टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड ऑफन इंक्लूड लाइनर्स टू प्रिवेंट लीच
फ्रॉम एंटरिंग ग्राउंड वाटर। तो लैंडफिल्स हम क्या करते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं और नीचे की साइड हम इसमें एक सीमेंटेड लेयर बना देते हैं, ताकि जो वो वेस्ट इसके अंदर हम डाल रहे हैं वो ग्राउंड के अंदर उसका जो केमिकल है, जो भी चीज़ें हैं, जो खराब चीज़ें हैं, वो ग्राउंड के अंदर प्रवेश ना करें, है ना। पोल्यूटेड लिक्विडेड है, अलग अलग जगह से हम कंपोस्ट ऑफ मेथेन इज टिपिकली कलेक्टेड एज मे यूज फॉर एनर्जी सोर्सेज। फिर इसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं और इससे जो है मेथेन गैस बनती है, उसको हम यूज़ कर लेते हैं एज ए क्या करते हैं, सोर्स के रूप में। इंसरनेशन की बात करूं, सॉलिड वेस्ट इंसरनेशन इन्वॉल्व्स द कंट्रोल्ड बर्निंग ऑफ वेस्ट मटेरियल एट हाई टेम्परेचर्स, है ना। दिस प्रोसेस कैन रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट एंड जनरेट एनर्जी टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। हाउएवर इंसरनेशन कैन प्रोड्यूस इमिशन एंड एश दैट रिक्वायर केयरफुल मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। तो हम हमारा जो वेस्ट हमने कलेक्ट किया है उसको क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंट्रोल टेम्परेचर पे जला सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हानिकारक गैसेस जो हैं, आपकी जो अफेक्टिंग गैसेस है वो निकले। तो उस कारण से आप क्या कर सकते हैं कि इसको जो है बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही हमें परफॉर्म करना होता है। रिसाइकलिंग, जो मटेरियल जो है जैसे पेपर हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, इसको हम जो है न्यू प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रिसाइकिल कर सकते हैं। कंपोस्टिंग की बात करते हैं, कंपोस्टिंग इज द डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, जो सब्जियों का कचरा है, जो घास है ना, जो आपका डेली जो वेजेस हैं, इस टाइप का जो कचरा है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर ऑर्गेनिक मटेरियल मिलाकर हम उसको सॉइल कंडीशनर और फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कंपोस्टिंग रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन लैंडफिल्स एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। कंपोस्टिंग क्या करती है, उसको अमाउंट को रिड्यूस करती है और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करती है। वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटीज, वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटीज आल्सो नोन एज वेस्ट इंसरनेशन प्लांट्स एनर्जी रिकवरी बर्न सॉलिड वेस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और हीट। तो जनरली जो इंसरनेशन प्लांट्स होते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको जो कंट्रोल वे में जलाते हैं, जिससे उससे हीट निकलती है। उस हीट का यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में अलग अलग चीज़ों में करते हैं, ठीक है। बायोरिएक्टर लैंडफिल्स, दीज आर लैंडफिल डिजाइन टू एक्सेलरेट द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट बाय एनहेंसिंग माइक्रोबायल एक्टिविटी। दे आर इंजीनियर टू कैप्चर यूटिलाइज द मेथेन प्रोड्यूस्ड मोर इफिशिएंटली। तो जैसे आपने जो क्या कहते हैं, बायोगैस प्लांट जो होते हैं ना, उस टाइप में हम क्या करते हैं, जो हमारा कचरा है, जो पेड़ पौधों से प्राप्त कचरा है, जो सब्जियों से प्राप्त कचरा है, उस कचरे को हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में उसके अंदर डाल देते हैं और उसके अंदर हम कुछ ऐसे माइक्रोबायल एक्टिविटीज़ जो है वो डाल देते हैं। आपने देखे होंगे कि केचुए जो हैं उसके अंदर भी डाल देते हैं, या बहुत सारे माइक्रो कंपोनेंट होते हैं, वो जल्दी से उसको सड़ा देते हैं। सड़ाने के कारण क्या होगा, एक मेथेन गैस निकलेगी, जो साइड में एक बायोगैस रिएक्टर होता है, उससे मेथेन गैस निकलती है, जिसका हम यूज़ जो है खाना बनाने के लिए, हीट जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं। खाना पकाने के लिए हम उस बायोगैस का यूज़ करते हैं। Pyrolysis and gasification. Pyrolysis and gasification technologies heat solid waste material in the absence of oxygen to produce syngas, biochar and other valuable byproducts. This process can be used to convert waste into energy and recover materials. तो आप क्या करते हो, जो भी आपके पास वेस्ट जनरेट हुआ है ना, जलाना जो होता है उसको दो प्रकार से होता है। एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है आग बहुत तेजी से लगती है, लेकिन अगर आप उसको विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर आप जलाएंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पायरोलाइसिस और गैसिफिकेशन। तो ये आपको याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सैनिटरी लैंडफिल्स की बात करूं, सैनिटरी लैंडफिल्स आर डिजाइन टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन एंड हेल्थ रिस्क। दे इंक्लूड फीचर्स लाइक लाइनर्स, लीच कलेक्शन सिस्टम एंड लैंडफिल्स कवर टू कंट्रोल ओडोर एंड इमिशन। तो हम सैनिटरी लैंडफिल्स कर सकते हैं ताकि एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन जो है, हेल्थ रिस्क वो मिनिमम हो, है ना, कलेक्शन सिस्टम उनका प्रॉपर हो। दोस्तों, आप अभी तक मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं ये जो पीपीटी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको वहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। हैजार्डस वेस्ट डिस्पोजल, हैजार्डस वेस्ट which poses a risk to human health and environment requires specialized disposal method. They may include secure landfill, high temperature incineration and chemical treatment. तो इस टाइप से हम केमिकल ट्रीटमेंट, उसको जलाकर अलग अलग तरीके से हैजार्डस वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। क्योंकि हैजार्डस वेस्ट में क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल मिले होते हैं, बहुत सारी गैसेस मिली होती है, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं और एनवायरनमेंट के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकती है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सच एज डिस्कार्डेड कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिक्वायर स्पेशलाइज्ड रिसाइकलिंग फैसिलिटीज टू रिकवर वैल्यूएबल मेटल एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इम्प्रॉपर डिस्पोज। अब जैसे जो ई वेस्ट होता है, जो चिप्स होती है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं, तो उसको पहले हमें उसको प्रॉपर उसका रिसाइकलिंग करनी होती है। उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बचेगा, कचरा बचेगा, उसको हमें यूज़ करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन जो होता है, वेस्ट रिसाइकलिंग, कंस्ट्रक्शन वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कंक्रीट, वुड, मेटल कैन बी रिसाइकल्ड एंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड अदर प्रोजेक्ट्स टू रिड्यूस द बर्डन
बर्डन ऑन लैंडफिल्स। तो जमीनें ना भरे, इसके कारण जो आप कंस्ट्रक्शन जो डिमोलिश कर रहे हैं तो उसके अंदर जो स्टोन निकल रहा है ना, जो बोल सकते हैं आप जो मिट्टी निकल रही है, जो सोइल निकल रही है, जो आप बोल सकते हैं कि जो आपकी ईंटें निकल रही है, उसको आप वापस से जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं, दूसरी जगह पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें उसको लैंडफिल में यूज़ ना करना पड़े। Waste reduction and source separation. Minimizing waste at reduction is key strategies. This includes practice such as waste reduction, reuse and source separation, reliables and organics from non-recyclable and point of generation. कम्युनिटी एजुकेशन एंड आउटरीच, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैंपेन्स प्ले क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल वेस्ट डिस्पोजल। तो जो लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि जो वेस्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस टाइप का वेस्ट है। प्लास्टिक वेस्ट को वो अलग जगह रखें, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग जगह रखें, जो हैजार्डस वेस्ट है उसको अलग जगह रखें। जो जैसे हैजार्डस वेस्ट मतलब जो आप देख सकते हैं हॉस्पिटल से जो कचरा निकलता है, सिरिंज निकलती है, केमिकल निकलते हैं, दवाइयाँ निकलती है, उसको आप अलग जगह रख सकते हैं। इस टाइप के कचरे को हम अलग अलग डिकम्पोज करके भेज सकते हैं ताकि उसका अलग अलग ट्रीटमेंट हो। तो ये लोगों में जानकारी होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें हम पढ़ेंगे स्टॉर्म वाटर सिस्टम। दोस्तों मैंने बोला था आपको लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, तो प्लीज़ इस लेक्चर में बने रहें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम का है आपके यूपीपीएससी में, और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन भी जल्दी ही लाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाए फटाफट। तो दोस्तों अब आगे देखिए, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एक इसेंशियल है द डिजाइन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम और टू इफेक्टिवली कंट्रोल एंड मैनेज स्टॉर्म वाटर रन ऑफ टू प्रिवेंट फ्लडिंग, प्रोटेक्ट वाटर क्वालिटी एंड इंश्योर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। प्रॉपर स्टॉर्म वाटर प्लानिंग इज क्रिटिकल फॉर मिटिगेटिंग द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ स्टॉर्म्स इवेंट्स which can include erosion, water pollution, property damage. Here are key components and consideration in planning and storm water management. तो जो स्टॉर्म वाटर आता है, देखिए क्या होता है, जैसे आपके एरिया में कोई नदी होती है तो कहीं ना कहीं जब बरसात का मौसम होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो हम इसके रोकने के लिए इस पर डैम बना देते हैं। अब उस डैम को भी मैनेज करना है, साथ ही जो नदियाँ उसके जो सब है, जो कैनाल्स हैं, उनको भी मैनेज करना है ताकि हम उसको वो हमारा मिट्टी कटाव का कारण न बने, वाटर पोल्यूशन का कारण न बने और उसके कारण कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो वो हमें प्लान करना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा रेगुलेशन कोड्स के बारे में। कंप्लायंस विद द लोकल, स्टेट एंड फेडरल रेगुलेशन and building codes related to storm water management is essential. Understanding the adhering to these standards is fundamental in the planning process. तो जो भी रेगुलेशन एंड कोड्स अवेलेबल हैं स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट के लिए उसको हमें प्रॉपर स्टडिंग करना पड़ेगा। स्टडी करने के बाद उसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारा स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा। जो भी डैम बना रहे हैं वहाँ की नेचुरल कैसी है, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, वहाँ मटेरियल कौन सा अवेलेबल है। साइट एनालिसिस, a thorough site analysis helps assess natural condition and existing infrastructure. This include topography, soil type, vegetation, existing stormwater infrastructure. Also consider land use and development plan for the area. तो कई बार कहा जाता है कि नदी वाला जो एरिया होता है या तालाब वाला एरिया होता है वहाँ पर जो है आप हाउसिंग का निर्माण या घरों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है अभी कुछ सालों से वहाँ पर बाढ़ नहीं आ रही हो, लेकिन जब एक्चुअल में बाढ़ आएगी तो वहाँ पर क्या होगा, जो वहाँ पर प्रॉपर्टीज है उनका नुकसान हो सकता है किसी की जान भी चली जाए, है ना। तो वेजिटेशन कवर, जो आपने वहाँ पर घास वास उगाई है, जो आपने वहाँ पर फसलें उगाई, उसका नुकसान हो सकता है ना। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान में रखते हुए पहले साइट का एनालिसिस करना पड़ेगा। हाइड्रोलॉजिकल स्टडी हमें करनी पड़ेगी। कंडक्ट ए हाइड्रोलॉजिकल स्टडी टू डिटरमाइन दी हाउ रेनफॉल इवेंट्स विल अफेक्ट दी साइट। जो रेनफॉल इवेंट्स हैं वो साइट को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये स्टडी हमें हमेशा होनी चाहिए। दिस इंक्लूड असेसिंग रेनफॉल पैटर्न, इंटेंसिटी एंड रन ऑफ पोटेंशियल। तो वहाँ पर किस रेनफॉल इंटेंसिटी, मान लीजिए आपका जो एरिया है वहाँ पर बारिश जो है वो कितनी होती है, 100 mm से कम होती है, 100 mm से ज़्यादा होती है ना, 25 mm से कम होती है, 25 mm से ज़्यादा होती है, उसकी इंटेंसिटी कैसी रहती है, कितनी तेज़ी से बरसात होती है, रन ऑफ का क्या पोटेंशियल है, वहाँ पर अगर पानी सड़कों पर बहता है तो वो फटाफट मतलब जो सब सोर्सेज हैं, नाली है, नाला है, जो आपके वहाँ पर अवेलेबल है या ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है, एक हाइड्रोलॉजिकल स्टडी होती है। स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट की बात करूं, डिफाइन द गोल्स ऑफ द स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। कॉमन गोल्स इंक्लूड रिड्यूसिंग फ्लडिंग, प्रोटेक्टिंग वाटर क्वालिटी, प्रमोटिंग इन्फिल्ट्रेशन, मेंटेनिंग नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल फंक्शन। तो स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट में जो कॉमन गोल होते हैं वो होते हैं कि जो वाटर क्वालिटी उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। इन्फिल्ट्रेशन, जो पानी आ रहा है वो इन्फिल्ट्रेट हो जाए, कहाँ पर जमीन के अंदर इन्फिल्ट्रेट हो जाए। मतलब कई बार क्या होता है, हम जो पक्की सड़कें बनाते हैं ना, पक्की सड़कों की वजह से क्या होता है, पानी जो है सरफेस पर ही जमा हो जाता है, इन्फिल्ट्रेट नहीं होता। इसके कारण क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस की बात करूं, बेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, स्ट्रक्चर और मेजरेबल हेल्प मैनेज स्टॉर्म वाटर इफेक्टिवली। दे कैन इंक्लूड स्वेल्स, रिटेंशन, डिटेंशन बेसिन, परमिएबल पेवमेंट्स, ग्रीन रूफ एंड अदर टू प्रमोट इन्फिल्ट्रेशन एंड वाटर क्वालिटी। तो आजकल जैसे सिविल इंजीनियरिंग में एक चीज़ होती है परमिएबल पेवमेंट, मतलब हम क्या करते हैं, कॉन्क्रीट के हिसाब से डिजाइन करते हैं कि जो पानी उसके ऊपर जा रहा है वो
पोर होकर जो है ज़मीन के अंदर चला जाए और इस क्वालिटी पर भी कोई इफेक्ट ना पड़े, है ना। रिटेंशन और डिटेंशन बेसिस हैं, ग्रीन रूफ्स का हम यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप हम जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। इनफिल्ट्रेशन एंड डिटेंशन रिटेंशन, प्लानिंग फॉर स्टॉर्म वाटर सिस्टम टू इंक्लूड मैकेनिज्म बोथ इनफिल्ट्रेशन डिटेंशन टेम्पररी स्टोर करना, दिस कैन हेल्प रिड्यूस दी। आपने जो है क्या बोलते हैं, रेन वाटर मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है हमारा, है ना, रेन वाटर मैनेजमेंट, जो आपकी छतों पर पानी आ रहा है वो पाइप के थ्रू जो है ज़मीन के अंदर लाया जाता है और उसके अंदर, है ना, उसके अंदर क्या होता है, पानी जो है अंदर फिल्ट्रेट होता रहता है, जिससे क्या होता है ग्राउंड का लेवल इंप्रूव हो जाता है और उससे हम बाद में वाटर जो भी हमारी मोटर होती है, ट्यूबवेल्स होती है, उसकी सहायता से बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो रेन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमें लगाने पड़ेंगे। इरोजन कंट्रोल, जब बाढ़ आती है तो सोइल का इरोजन भी बहुत तेजी से होता है। इरोजन कंट्रोल मेजर्स सच एज साइड फेंसेस, इरोजन कंट्रोल ब्लैंकेट्स, वेजिटेशन टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव एरिया ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, रिड्यूस सेडिमेंट रन ऑफ इनटू वाटर बॉडीज। तो जो वाटर बॉडीज हैं वो अपने आसपास की मिट्टी का कटाव ना करें, इसलिए हम वहाँ पर पेड़ पौधे, वेजिटेशन कवर जो है वहाँ पर बहुत मजबूत लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। सेंसिटिव एरिया के लिए हमें अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी, वहाँ पर सोइल का स्टेबलाइजेशन करना पड़ेगा, उसके अंदर सीमेंट और लाइम मिलाना पड़ेगा, इस टाइप की हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। पब्लिक को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अबाउट द इंपॉर्टेंस स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, पोल्यूशन प्रिवेंशन, गुड स्टूडेंटशिप प्रैक्टिस, क्या क्या जब भी मान लीजिए बाढ़ आ जाती है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, प्री मेजर्स क्या है, पोस्ट मेजर्स क्या है, पब्लिक के अवेयरनेस होने चाहिए, कोर्स के सिलेबस में अवेलेबल होना चाहिए। वाटर क्वालिटी का प्रोटेक्शन करना है। कंसिडर स्ट्रेटजीज फॉर रिमूविंग पॉल्यूशन फॉर स्टॉर्म वाटर सच एज ऑयल एंड ग्रीस सेपरेटर, सेडिमेंटेशन बेसिस एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम। तो हमें वाटर क्वालिटी मेंटेन करनी है। ऑयल एंड ग्रीसेस जो उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, जो सेडिमेंटेशन बेसिस हैं, जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, उसका प्रॉपर टाइम टू टाइम हमें चेक करना पड़ता है। जब भी बाढ़ आती है तो उसके बाद वो सिस्टम्स कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं, तो उस पर हमें काम करना है वाटर क्वालिटी प्रोटेक्शन के ऊपर। दोस्तों, आप अभी तक मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर एक टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये पीपीटी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। नहीं मिलती वापस बोल दो, मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा। दूसरा, सब्सक्राइब कर दो चैनल, है ना, सब्सक्राइब करने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं जाता अपना सब्सक्राइब करने में, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आपकी कमेंट, आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देता है। अगर ऐसा है, सही में बहुत अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करता है आपके वीडियो पर, और मुझे लगता है कि मेरी मेहनत काम आ रही है। इंटीग्रेशन विद लैंड यूज प्लानिंग, इंटीग्रेट स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट इनटू ब्रॉडर लैंड यूज प्लानिंग एफर्ट, दिस इंश्योर द अर्बन डेवलपमेंट इज हार्मोनेटेड विद स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट डिवाइसेस। सस्टेनेबल अर्बन डिजाइन का हमें यूज़ करना है। आजकल जो है परमिएबल पेवमेंट, ट्री प्लांटिंग, है ना, स्टॉर्म वाटर इश्यूज को कम करते हैं। फ्लड प्लान की मैपिंग होनी चाहिए, डेवलप अपडेटेड फ्लड प्लेन मैप्स टू आइडेंटिफाई एरिया एट रिस्क ऑफ फ्लडिंग एंड रेस्ट्रिक्ट इनअप्रोप्रिएट डेवलपमेंट ऑफ दीज जोन्स। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लड प्लान की मैपिंग कर सकते हैं कि जो नदी के कारण जो बाढ़ आती है वो किन किन एरिया से होके जाती है और कहाँ कहाँ होती है, तो उन एरिया में जो कॉर्नर हैं उस पर हम वेजिटेशन कवर को डेवलप कर सकते हैं, घरों को थोड़ा दूर कर सकते हैं, उनकी हाइट जो है वो ऊपर कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम प्लान बना सकते हैं। मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन की बात करूं, इस्टेब्लिश प्रोटोकॉल्स फॉर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ स्टॉर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलर इंस्पेक्शन, क्लीनिंग एंड रिपेयर ऑफ एसेंशियल फॉर कंट्रोल्ड इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम। तो जो सिस्टम है बरसों पहले जो आपने बनाया, मान लीजिए 2-3 साल आपकी बाढ़ नहीं आई है, तो उसको प्रॉपर रिपेयर, क्लीनिंग होना चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए कि वो वर्किंग है या नहीं है। फंडिंग एंड फाइनेंसिंग की बात करूँ, डिटरमाइन फंडिंग सोर्सेज टू स्टॉर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, दिस कैन इंक्लूड स्टॉर्म वाटर यूटिलिटी ग्रांट्स एंड पार्टनरशिप विद अदर एजेंसीज। तो जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होता है उससे आपकी प्रॉपर लाइजनिंग होनी चाहिए, क्योंकि मेनली जो है फ्लड से रिलेटेड काम जो है वही करता है, उसकी फाइनेंसिंग वही करता है। जो भी आप प्लान बना के लाते हैं, जो भी आप प्लान सजेस्ट करते हैं, वो प्लान जो है आपका प्रॉपर काम में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो पैसा आपका प्रॉपर मिलता रहे आपको। क्लाइमेट चेंज कंसिडरेशन को ध्यान में रखना है, कंसिडर द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज सच एज इंक्रीज रेनफॉल इंटेंसिटी एंड चेंजिंग वेदर पैटर्न्स वेयर डिजाइनिंग स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। जब भी आप स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं तो क्लाइमेट कंडीशन और चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन, हो सकता है आपके यहाँ पर अभी बरसात बहुत कम हो रही हो, लेकिन आने वाले टाइम में चांसेस हों कि बरसात जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, चेंज हो रहा है, कि पहले 25 सेंटीमीटर बरसात होती थी, अभी 75 सेंटीमीटर होने लगी और बढ़ने के चांसेस हैं। तो उस हिसाब से आपका स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है डिजाइन होना चाहिए। रेजिलेंस प्लानिंग, रेजिलेंट होना चाहिए। एक्सट्रीम वेदर और एक्सट्रीम इवेंट, अगर कई बार बहुत ज़्यादा तेज बाढ़ आ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से आ जाती है, तो वो वहाँ पर टिक जाए, ऐसा नहीं कि वो वहाँ पर ख़राब हो जाए और कहीं ना कहीं जो पब्लिक को है लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी देखने को मिले। बेस्ट कंसेप्शन एंड थ्योरी सैनिटेशन एंड सीवर सिस्टम की अगर हम बात करें, बेसिक कंसेप्शन थ्योरीज सैनिटेशन एंड सीवर सिस्टम की हम बात करें, ये हमारा इसका अभी लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था दोस्तों कि जो लेक्चर है थोड़ा सा लेंथी होने वाला है,
है ना। क्यों? क्योंकि मैं इसमें आपको 3 से 4 टॉपिक एक साथ करवा रहा हूँ। मेरा एक ही टारगेट है कि मैं आपका कोर्स जो है जल्दी से जल्दी करवाऊँ, इसीलिए मैंने लेक्चर्स थोड़े से बड़े बनाने चालू किए हैं दोस्तों। अगर आप इस लेक्चर्स को पूरा देखेंगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे लगेगा रिस्पॉन्स आ रहा है। छोटे लेक्चर में टाइम ज़्यादा लगता है ना, बड़े लेक्चर में टाइम थोड़ा कम लगता है, क्योंकि एक ही बार में हमें लेक्चर बनाना होता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपका कोर्स जल्दी से जल्दी हो जाए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, मोटिवेशन दे दो थोड़ा सा, ताकि हमें काम करने मिले। अब क्या क्या है सैनिटेशन और सीवर सिस्टम की बेसिक, है ना, कॉन्सेप्ट्स क्या है। सिस्टम आर एसेंशियल कंपोनेंट और स्ट्रक्चर में जो सैनिटेशन और सीवर सिस्टम जो है एक इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे सीवर सिस्टम में। पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में इनका योगदान होता है, सस्टेनेबिलिटी इनका योगदान होता है। पहला होता है हाइड्रोलिक प्रिंसिपल्स। अंडरस्टैंडिंग हाइड्रोलिक प्रिंसिपल्स इज क्रूशियल इन डिजाइनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ सीवर सिस्टम। दिस प्रिंसिपल इंक्लूड फ्लो रेट्स, पाइपिंग, साइजिंग, प्रेशर, ग्रेविटी फ्लो। द प्रिंसिपल हेल्प इंजीनियर्स डिटरमाइन हाउ वेस्ट वाटर एंड स्टॉर्म वाटर मूव थ्रू दी सिस्टम। तो हाइड्रोलिक प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए कि पाइप का साइज क्या होता है, फ्लो का, कैसे जो पानी है वो फ्लो हो रहा है ना, क्या ग्रेविटी से फ्लो हो रहा है, प्रेशर से फ्लो हो रहा है ना। वेस्ट वाटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, दी कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक वेस्ट वाटर वेरी सिग्निफिकेंटली। थ्योरेटिकल बेसिक, वेस्ट वाटर कंसिस्ट ब्लैक वाटर फ्रॉम ग्रे वाटर एंड स्टॉर्म वाटर फ्रॉम रेनफॉल। दिस स्टडी दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प डिजाइन ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड रिमूवल पोल्यूटेंट्स इफेक्टिवली। तो आपके यहाँ पर जो पानी आ रहा है उसके अंदर मेनली क्या दिक्कत है, उसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा सॉलिड जो है वो घुला हुआ आ रहा है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो घुला हुआ आ रहा है, बैक्टीरिया प्रेजेंस है ना, अलग अलग चीज़ें हैं, किस टाइप का पोल्यूटेंट्स है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमें टाइम टाइम पे चेक करनी पड़ती है, उसका पता लगाना पड़ता है। सीवर सिस्टम की डिज़ाइन की अगर बात करूँ, सीवर सिस्टम डिज़ाइन थ्योरी इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ पाइप मटेरियल, पाइप स्लोप, पाइप साइज, लेआउट, सीवर नेटवर्क्स। प्रॉपर डिजाइन एसेंशियल टू प्रिवेंट बैक फ्लो, ओवरफ्लो एंड बैकअप। तो जो सीवर सिस्टम आप डिजाइन कर रहे हैं उसमें किस साइज का आप पाइप लेने वाले हैं, किस मटेरियल का आप पाइप लेने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कास्ट आयरन का लेंगे तो उसमें जो है कहीं ना कहीं रस्टिंग, जो जंग लग जाता है, उसके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सीवर सिस्टम में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है। ग्रेविटी सीवर सिस्टम ही जनरली हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि सीवर सिस्टम को हम हाइट से धीरे धीरे नीचे की साइड लाते हैं, ताकि जो फ्लोइंग वाटर है उसको अपने आप जो है फ्लोइंग वेलोसिटी मिलती रहे, जिससे हमें एक्स्ट्रा प्रेशर ना लगाना पड़े, बिजली का खर्चा ना करना पड़े, है ना। स्लो फैसिलिट दिस फ्लो, जो फ्लो है उसमें हमें प्रेशर से फ्लो ना हो। सीवेज पंपिंग, इन केस ऑफ वेयर ग्रेविटी फ्लो इज नॉट पॉसिबल, सीवेज पंपिंग थ्योरी इज अप्लाइड। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ पंप्स टू लिफ्ट सीवेज वाटर टू ए हायर एलिवेशन फॉर फर्दर ट्रांसपोर्ट। तो आप क्या करते हैं, जो कचरा जो जमा हो चुका है उसको आप पंप की सहायता से जो है ऊपर खींचते हैं और उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। सीवर पाइप हाइड्रोलिक्स, द मैनेजिंग इक्वेशन इज द फंडामेंटल थ्योरीज यूज्ड टू कैलकुलेट द फ्लो कैपेसिटी ऑफ सीवर पाइप्स। इट कंसिडर फैक्टर लाइक पाइप डायमीटर, स्लोप, रफनेस एंड फ्लो वेलोसिटी। सीवर पाइप जो है हाइड्रोलिक्स में ऑब्वियसली बात है, पाइप का डायमीटर, उसका स्लोप कैसा है, उसकी रफनेस कैसी है, इन सब के ऊपर सीवर पाइप डिपेंड करता है। एक कंबाइंड वाटर सिस्टम का प्रोसेस होना चाहिए। ओल्डर सिटीज हैव कंबाइंड वाटर सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट बोथ सैनिटरी सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर इन सेम पाइप। दिस थ्योरी बिहाइंड मैनेजिंग कंबाइंड सिस्टम इन्वॉल्व्स स्ट्रेटजी फॉर सेपरेटिंग एंड ट्रीटिंग दीज फ्लोज। तो क्या होता है कि जब नॉर्मली वो जो है वो सीवर ले जाता है, फिर आप क्या करते हैं, जब बरसात आती है, बाढ़ आती है, तो आप क्या करते हैं, सीवर वाला सिस्टम ब्लॉक कर देते हैं और जो स्टॉर्म वाटर का जो फ्लो है वो उसके अंदर से चला जाता है। Sanitary sewers flow theory address the prevention and management of sanitary sewers flow which occurs when wastewater back up in the system and overflow into the environment. Effective prevention strategy crucial for protecting water quality. कई बार क्या होता है, जो सीवर है आपका वो बहुत ज़्यादा भर जाता है और वो बाहर की साइड आने लग जाता है या बैक फ्लो मारने लग जाता है। कई बार आपके घरों में भी ऐसा होता है कि पाइप जैसे आप पानी यूज़ कर रहे हो तो वो नल के द्वारा वापस आ जाता है, बैक फ्लो होता है। तो यही प्रोसेस जो है नॉर्मल सीवर हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी होता है कि हमारा जो सीवेज है वो उल्टा फ्लो होकर हमारे पास ही वापस आ जाता है और जो ग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन है, उससे वो मिलने लग जाता है, जिससे कहीं ना कहीं बीमारियां बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसको भी हमें ओवरकम करना है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करें, द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट रिमूवल, अदर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स आर बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रिंसिपल, रिमूव पोल्यूटेंट, न्यूट्रिएंट, पैथोजेंस। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा वेस्ट वाटर है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम कहीं ना कहीं जो है बायोलॉजिकल, केमिकल ट्रीटमेंट होते हैं। इसके अंदर जो है क्लोरीन ट्रीटमेंट होता है ना, क्लोरीन ट्रीटमेंट होता है, ओजोनेशन होता है, ये याद रखना है आपको, ओजोनेशन होता है, अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट होता है, AOP एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ना, जिसके कारण क्या होते हैं कि जो पैथोजेंस, जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर मिले हुए हैं वो खत्म हो जाते हैं। सैनिटेशन पब्लिक हेल्थ, द थ्योरी ऑफ सैनिटेशन एम्फसाइज द डायरेक्ट लिंक बिटवीन इफेक्टिव सीवर सिस्टम एंड पब्लिक हेल्थ। जितना ज़्यादा इफेक्टिव सिस्टम होगा, जितना ज़्यादा सैनिटेशन प्रॉपर होगा, उतना ही ज़्यादा पब्लिक हेल्थ वहाँ की अच्छी होगी।
अगर सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो वाटर बोर्न डिजीज को कम कर देता है, एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन को भी वो रिड्यूस कर देता है। सीवर ओडोर कंट्रोल, द साइंस ऑफ सीवर ओडोर कंट्रोल इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट प्रोड्यूस फॉल ओडर इन सीवर सिस्टम एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट एंड मिटिगेट देम। तो सीवर के अंदर से कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू हमें देखने को मिलती है ना। तो उस गंदी बदबू को जो है बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस करके हम उसको जो फॉल ओडोर है, बदबू है, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, ताकि आसपास का एरिया और एनवायरनमेंट वहाँ का अफेक्ट ना हो और मिटिगेट ना हो, उनमें बीमारियाँ ना फैलें। सीवर assessed management theories used to optimize the maintenance, rehabilitation, replacement of sewer system components, ensure efficient use of resource and long term system reliability। तो सीवर के अंदर जिस टाइप का आपने पाइप, अगर उसमें बहुत ज़्यादा कोरोजन हो चुका है, क्या हो चुका है, कोरोजन हो चुका है, तो आप उस पाइप को चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। कोई नया सीवर सिस्टम है, पुराना ओल्ड टाइप का सीवर सिस्टम है, आप नए वाले से कर सकते हैं। उसमें जैसे आप ग्रेविटी से जो है थोड़ा सा वहाँ पर ग्रेविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सीवर सिस्टम रेजिलेंस, क्लाइमेट चेंज होता है तो जो सीवर सिस्टम है रेजिलेंस होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के साथ एकदम से बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए, है ना, उसमें वो रेजिलेंट होना चाहिए। डिज़ाइन इस टाइप से होनी चाहिए कि वो विदस्टैंड कर पाए। रिकवर फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, वो बुरी से बुरी कंडीशन में से भी रिकवर कर पाए। एनवायरमेंटल रेगुलेशन की बात करूँ, अंडरस्टैंड द लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एसेंशियल फॉर कंप्लायंस एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू वेस्ट वाटर डिस्चार्ज, वाटर क्वालिटी एंड पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ, वाटर क्वालिटी से रिलेटेड जो डिस्चार्ज मेथड हैं, वो रेगुलेशन जो आपके यहाँ पर हैं, आपके एरिया में है, उनका प्रॉपर पता होना चाहिए और उनका यूज़ करना चाहिए। लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस, इकोनॉमिक थ्योरीज यूज टू परफॉर्म लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस विच असेस द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनिंग मेंटेनिंग ए सीवर सिस्टम ओवर इट्स ऑपरेशनल लाइफ। दिस हेल्प्स इन मेकिंग कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन अबाउट सिस्टम एंड अपग्रेड। तो लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस होना चाहिए। जनरली जो सीवर, ये याद रखिएगा, जनरली जो सीवर बनाए जाते हैं वो 30 सालों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। किसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं? और वो लाइफ साइकिल कॉस्ट का मतलब कि अभी आप जो कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं बनाने में और मेंटेनेंस में, हर 2-3 साल में उसका प्रॉपर मेंटेनेंस ज़रूरी है, तो वो उतना यूज़फुल है या नहीं है, इसलिए हम जनरली लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, और आप अभी तक मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जाते जाते इतना बड़ा लेक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही काम करता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ताकि मैं आपको मिलता रहूँ और जल्दी से जल्दी वीडियो पहुँचाता रहूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।